अब तक स्टार्ट नहीं किया आप लोगों ने। क्लास आज रहेगी 6वीं 12वीं तक की बुक, पहला आज मैं 6ठी क्लास कराऊंगा, 6वीं क्लास आज। और ये क्या है, 6ठी क्लास जो है ना क्लास, और अजय तुम दोनों ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये अपने रीट के अंदर भी काम आ सकती है, पटवार के अंदर भी है, ये वीडियो मेंस के लिए भी है, वनपाल सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरएस की तैयारी करा तो भी 8% मिल सके अपन। ठीक है, स्टार्ट कर दे जल्दी से फटाफट। किताब वेटिंग में है, मन दिख रही और को नहीं। राम जी महाराज आजकल तो पढ़ना ही कम कर दिया। रुक जाओ भाई, फटाफट टेलीग्राम के ऊपर डाल दो फिर थोड़ा सा, और आवाज मत करो आप। ये क्या हुआ भाई, पढ़ रही नहीं है। हाँ अरे जीवड़ा, हाँ अब दिखे मन। इसकी जोधपुर, राधे राधे, राधे राधे सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग सर, राम राम सा, राम राम, खमा गणी। चलो बता देते हैं आपको, 1 वर्षीय जो कोर्स रहता है धुरीना एप्लीकेशन पर, आप सभी जानते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। और अभी आप लोगों को कला संस्कृति इतिहास पूरा संपूर्ण वीडियो और पीडीएफ सहित यहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि महा ऑफर चल रहा है, नेवरी जी सर की शादी है कल, नेवरी जी सर की बारात जाएगी। बारात कहां से कहां जाएगी मैंने आपको बताया था, नेवरी टू देवरी, यानी अपन है नेवरी सु चालनो है और देवरी पहुंचनो है। नेवरी पड़ा जाए झुंझुनू में और देवरी पड़ा जाए नागौर के माइन, और नागौर के माइन बाजा बाजवा देंगा, नागौरी डांस चाल पा देंगा, आपा सबला बढ़जार मिलांगा। चलो सभी को राम राम। लोग मुझे डुबाने का तरीका खोजते रहेंगे और मैं तैरने का तरीका सीख गया, बहुत बढ़िया। लोग मुझे डुबाने का तरीका सीखते रहे और मैं तैरने का तरीका सीख गया। ये हुनर भी उन्हीं में आता है जो जोश रखते हैं आगे बढ़ने का। प्रशंसा में लिखे गए पत्रों को क्या कहते हैं, जुड़ा जल्दी से बताएं। प्रशंसा में लिखे गए पत्र क्या कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, लैब असिस्टेंट मैराथन क्लास सभी के लिए है। ये एनसीईआरटी के प्रश्न जो होते हैं क्लास 6 to 12 जीके यहां लिखा हुआ है। तो आज अपनी जो है पहली कक्षा है, और पहली कक्षा के अंदर अपने पढ़ेंगे 6th क्लास। कौन सी पढ़ेंगे, 6ठी क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। देखो यहां शब्द किसका प्रयोग हुआ है, अभिलेख। सबसे पहला प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, ये जरूरी थोड़ी है वो यही पूछेगा, तो हम इससे जुड़ी हुई बात करेंगे। एपीग्राफी क्या कहलाता है, एपीग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। उत्खनन, उत्खनन किससे संबंधित है। उत्खनन का मतलब आप सभी भली भांति जानते हैं, जैसे एक सभ्यता है और ये सभ्यता एक पुरातात्विक स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल पर जो भी हमें उपलब्ध होते हैं उत्खनन कार्य के दौरान, जैसे मैं आपको कहूं काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां ये हमें कहां से मिली, तो काले रंग की चूड़ियां जो हमें सभ्यता है वो तो थी हमारी कालीबंगा। कौन सी थी, कालीबंगा। ठीक है, यहां से काले रंग की चूड़ियां मिली। कब मिली थी काले रंग की चूड़ियां, उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान। तो ये भी समझ में आ गया गुरुजी। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कैसे होते हैं, बहुत वेरी वेरी नाइस एग्जांपल आपके सामने मैं देना चाहूंगा। ये है एक विजय स्तंभ। क्या है, विजय स्तंभ। क्या है, विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ पर अत्रि पुत्र महेश ने ये जो इस प्रकार से ये लिखवा रखा है, ये बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यानी ये प्रशंसा में लिखी गई। तो प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। ये आपको उत्तर यहां पर मिल जाएगा। और ये किसने लिखी थी, अत्रि पुत्र महेश ने, अत्रि पुत्र महेश द्वारा ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर लिखी गई थी। विजय स्तंभ बना कब से कब तक था, 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। आगे ये मोबाइल पड़ गया था, गलती से उठा लेता हूं मैं, चलो इसको यहीं रख देते हैं। हाँ ये फोन बोला कैसे रे, ये नीचे गिर गया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही चल रहा है ना सब कुछ, एक बार मेरे को देख लेने दो। हाँ और वहां का जीवड़ा आ रहे थे, बिल्कुल शाबाश, गुड। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या है, यही अभी एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, जैसे कुछ पुस्तकें पूछी गई थी, मैं आपको बार बार बताता हूं। मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, क्या गुरुजी ये किसकी बुक है,
रघुवंश गीतम, रघुवंश गीतम, मेघदूत, बताओ फटाफट, मेघदूत, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमो वंशो उत्कीर्णम। ऑफलाइन वाले फटाफट है ना, इसका उत्तर तो मुझे पता है, मिट्टी के बर्तन होंगे, लेकिन आप मुझे बताओ मिट्टी की गाड़ी को क्या कहते हैं? विक्रम वंशोत्क्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पेपर में आया था। आपको बता देता हूं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 2 3 4 5 6, अभी एक और बच गई है। कौन सी बच गई है बताओ? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वंशोत्क्रम, ऋतुसार, मेघदूत, रघुवंशम गीतम, मालविकाग्निमित्र, 7 ही नहीं? बताओ किसकी है? चेप्पो गुरुजी कालिदास की है, ये तो मुझे ही पता है। कालिदास की एक रचना और बच गई, जीवड़ा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। और आपसे प्रश्न पूछा जाए मिट्टी के बर्तन, तो आपको मिट्टी की गाड़ी है मिर्च कट्टिकम, मिर्च कट्टिकम, मिर्च कट्टिकम। अब आपको मैं बताऊं, यहां पर कालिदास की एक रचना कुमार संभव भी है, कुमार संभव। तो मिर्च कट्टिकम जो है वो शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। और आपने पढ़ा होगा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की। आगे बताता हूं इनके बारे में, लिखो। जैसे आपसे पूछा जाए मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, ये किसकी रचनाएं हैं? ये है विशाख दत्त की। विशाखादत्त बोल दीजिए या विशाख दत्त बोल दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आ सकता है। हितोपदेश, हितोपदेश, ये है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, इन्हीं की एक रचना है पंचतंत्र, पंचतंत्र। तो ये जो पुराने किताब देखो, पहले एक ही पूछी जाती थी पंचतंत्र, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र को याद करने लगे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग पूछ लिया। यहां पर उत्तर क्या आएगा? बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किरोड़ा अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, कसवा अभिलेख। बताओ वालों, इसका उत्तर क्या होगा? घटियाला। और बहुत बढ़िया, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, बहुत बढ़िया। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जैसे कालिदास है, घटकरपर है, अमर सिंह है, शंकु और वेताल भट्ट है, वराहमिहिर है, वर रुचि है, ठीक है। तो वो सारे जो धनवंतरी है, ये सारे के सारे क्या है कि उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कहां पर उत्तर आया? घटियाला अभिलेख। अब यहां लिखा हुआ है बिजोलिया। बिजोलिया का प्राचीन नाम अपने को मिलता है विजयावली। प्राचीन नाम क्या मिलता है? प्राचीन नाम विजयावली मिलता है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली मिलता है। बिजोलिया अभिलेख। किराड़ू, किराड़ू से आपको याद आता है सोमेश्वर मंदिर। क्या याद आता है? सोमेश्वर मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, इस किराड़ू को, जो बाड़मेर के अंदर है। और कंसुआ, कंसुआ शिवालय कोटा के अंदर बना हुआ है, जहां पर 1000 मुखी शिवलिंग स्थित है। तो सारी बातें हो गई। यहां पर बिजोलिया अभिलेख से यह पता चलता है कि सांभर झील का निर्माण जो है, यहां से पता चलता है कि सांभर झील जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक है। इसी ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया है। शाकंभरी माता, जिनका मुख्य मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। शाकंभरी माता, जिनका मंदिर अपने बात करें राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान में उदयपुर वाटी, झुंझुनू में भी है, सांभर में भी है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सांभरा माता का मंदिर कहां है, तो यह याद रखना बाड़मेर में है। सांभरा माता, ये मंदिर कहां है? सांभरा माता मंदिर अगर पूछ ले तो पचपदरा बाड़मेर। और पचपदरा जो झील है, जहां पर सर्वाधिक 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। अब प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कई बार क्षेत्र पूछा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है, कांठल का भाग कौन सा है, भाकर की पहाड़ियां कहां पर है, गिरवा कहां पर है, देसरो कहां पर है, ठीक है, चुंगेर किसे कहते हैं, श्रीपंथ किसे कहते हैं, श्रीमाल किसे कहते हैं। तो ये जो नाम आपने को देखने को मिलते हैं, तो यहां पर उत्तर है कि ब्यावर अजमेर का। शेखावाटी नहीं हो सकता, क्योंकि शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें सीकर आता है, झुंझुनू आता है और आपका चूरू आता है। और वागड़ क्षेत्र है, इसके अंदर आता है डूंगरपुर और
बांसवाड़ा। तो आपके सामने ये ऑप्शन बच गए 3 कि सर मैं मालव करूं या मेरवाड़ा करूं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखो एक प्रश्न पूछा जाता है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा एक अलग से विधानसभा थी और अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, इसकी अलग से विधानसभा थी। विधानसभा जो थी, इस विधानसभा में सी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी का राज्य, कौन सी श्रेणी का राज्य? सी श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा जो है विधानसभा, वो सी श्रेणी का राज्य था। यहां के एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो थे वो थे एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हटुंडी आश्रम की स्थापना कौन करी ही, और हटुंडी आश्रम जो है अजमेर के अंदर है। औदुंबर पत्रिका किसकी है? हरिभाऊ उपाध्याय की है औदुंबर, जो काशी से प्रकाशित होती थी। औदुंबर कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित, काशी से प्रकाशित होती थी। उसके अलावा पूछा जा सकता है हरिभाऊ का त्याग भूमि, त्याग भूमि भी इन्हीं का है। नवजीवन, नवजीवन भी इन्हीं से संबंधित है। तो ये तीनों आपको पत्रिकाएं याद रखनी है। फिर प्रश्न आए कि जो विधानसभा थी उसे क्या कहते थे? अलग से विधानसभा थी, उसको कहते थे धारा सभा, और इसके अंदर 30 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मेरवाड़ा। कौन सा हो गया? मेरवाड़ा। और ब्यावर, राजस्थान में किसी अंग्रेज के द्वारा कोई शहर बसाया गया है तो वो था जो है ब्यावर था। ब्यावर के थे एरिक डिक्सन। कौन थे? एरिक डिक्सन, जिन्होंने बनी ठनी चित्रकला को प्रकाश में लेकर आए। किस में लेकर आए? प्रकाश में। जैसे वेली किशन रुक्मणी को प्रकाश में कौन लेकर आया? टेस्यूटोरी। बनी ठनी को एरिक डिक्सन व फैयाज अली। तो एरिक डिक्सन ने ब्यावर शहर जो है वो बसाया था। ब्यावर के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल है, तिलपट्टी उद्योग है, देवर भाभी की होली है, श्री सीमेंट का कारखाना है। यहां पर ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकलती है। तो यहां पर सब कुछ आपको याद करना है। नेक्स्ट, बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बताओ। बयाना प्रशस्ति में अभी 1000 साथी भी नहीं हुए। जीवड़ा तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब यू आर नॉट लविंग फॉर मी, मतलब ऐसा ही हुआ ना भाई, आप जो है मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग, अभी तक तो शेयर करके आपको 1000 तो करना चाहिए था। तो पूरा अंडरवर्ल्ड में फिर तो आपने थूथू होगी। पढ़ाई कौन करने रहे थे? मैं तो थार पर तो विश्वास कर रखे है। हाँ बताओ। यहां पर बयाना प्रशस्ति देखो, अपने बात करके गए, प्रशंसा में लिखी जाती है प्रशस्ति। तो बयाना जो है इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है? बयाना का प्राचीन नाम है जीवड़ा श्रीपंत। मैंने कहा था ना, उम्मीदों को जिंदा रखो, पढ़ाई जारी रखो, आज नहीं कल हमें सफलता मिलने वाली है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। पीडीएफ नहीं आ रही है किसी भी क्लास की सर, आज टेक्निकल टीम से बात करेंगे। अब देखो यहां पर बयाना प्रशस्ति जो है, बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। बयाना कहां पर है भाई? भरतपुर के अंदर है। प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंत। बयाना के अंदर जो है पहला विजय स्तंभ पूछा जा सकता है। पहला विजय स्तंभ किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दिखाया गया है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। तो यहां पर बात करें तो यहां पर उत्तर आएगा सूरसेन। क्या आएगा भाई? सूरसेन। किसका उत्तर आएगा? बिल्कुल आपका सबका बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये आता है, बयाना में सबसे पहले नील की खेती के अवशेष भी मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? नील की खेती के अवशेष। नील की खेती के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं? बयाना से प्राप्त हुए। बयाना किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि
एक महमूद जो अपने कहते हैं ना, अरे उसको महमूद खिलजी था, जो महमूद नहीं मुबारक शाह खिलजी, सॉरी महमूद नहीं मुबारक शाह खिलजी जो था, वह अर्ध नग्न अवस्था में दरबार में आता था, कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था, वह खुद को जो है खलीफा घोषित कर देता है। उसने यहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदल दिया, उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जैसे आपसे पहला प्रश्न आएगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कभी भी पूछी जाए तो विराटनगर है। विराटनगर को ही बेराट कहते हैं और बेराट को ही पार यात्र कहते हैं। ये एक ही नाम है, तीनों जीवड़ा, ध्यान रखो। फिर प्रश्न आता है मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? मत्स्य संघ की राजधानी, तो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो है अलवर। क्या है? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? अलवर। तो मत्स्य संघ यानी वह तो एकीकरण की बात हो रही है, और यहां जनपद, इस शब्द को और इस शब्द को दोनों को ध्यान से देख लेना। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। तो आपको इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अब आपसे प्रश्न है कि किस वेद के अंदर जादू टोना से संबंधित या कर्म कांडों से संबंधित उल्लेख मिलता है? आप जल्दी से बताइएगा। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आवे निमन संस्कृत। बताओ। उषा मस्जिद। बिल्कुल, सबका उत्तर सही आया। उषा। उषा उषा एक पंखा भी होता है। प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीवी है, मेदपाट है, सूरसेन है, कुरु है। अब देखो, मेदपाट नाम आया। मेवाड़ जो है, मेवाड़ को मेदपाट प्रागवाट कहते थे। प्रागवाट, मेदपाट प्रागवाट कहते थे। सीवी जनपद कहते थे। क्या कहते थे? सीवी जनपद। तो अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका जो है यह राजधानी थी मध्यमिका सीवी जनपद की। और मध्यमिका वर्तमान में जो है नगरी, और नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में है। मेदपाट प्रागवाट सीवी जनपद कहते थे। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका वर्तमान में नगरी है। नगरी को ही हम चित्तौड़गढ़ में मानते हैं। उषा सिलाई मशीन भी हो है। बिल्कुल थे बतास को हो। रेखा जी थारो काम है सिलाई करवा को। बिल्कुल, जो लड़कियां सिलाई करती है वो अच्छे से जानती है। सूरसेन जो होता है, हाँ बिल्कुल, आप आयुर्वेद में, अर्थवेद में जादू टोना, सैंडी वर्मा बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, बढ़िया बताने ला रहे हैं। उत्तर चित्तौड़गढ़ नगरी में प्रणाम। प्रणाम नहीं चाहिए मुझे, मेरे युवा साथी चाहिए पूरे के पूरे। हाँ, अभी जो अपना चलता रहता ना ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के अंदर भी देखो अभी 150 कम है, जल्दी करो। पड्डो कौन थे? बताओ। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति क्या है? जल्दी बताओ। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है? अभी देखो, मैं शेयर तो कर गया हूं, फटाफट थे बताओ जल्दी सी, क्या उत्तर हो उसका है? जी सर, ड्रीम पुलिस आई है। पुलिस नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको टेलीग्राम पर देखो, लगभग अपने 30 से ज्यादा टेलीग्राम पर पटवार के विद्यार्थी चयनित हुए हैं, उनके बारे में मैंने बताया। ठीक है, 30 प्लस। ठीक है, अब ये जो साथी है ये कोई पुलिस की तैयारी थोड़ी ना कर रहे थे, पुलिस में असफल हुए वो पटवारी बने हैं। अब क्या पता आप जो है यहां असफल होकर रीट में जा सकते हैं, आप वीडियो बन सकते हैं, आप आरएस बन सकते हैं। ये किसने सोचा है? कभी ऐसा हो सकता है आप टीचर बन सकते हैं। तो ऐसे तैयारी लगाता रखो। हाँ, ए आ रहा उत्तर। बिल्कुल,
23 3 से 30 12 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। ये अपने राजस्थान के बारे में जो उल्लेख है वो पूरा पढ़ते हैं। अब राजस्थान में इस प्रकार से अपने पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये कौन सा क्षेत्र हो गया उत्तर, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया जीवड़ा दक्षिण। तो अपने से ये पूछा जा सकता है कि इधर से अपने बात करें तो ये हो गया पश्चिम, ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया पूर्व। तो आपको ये बताना है भी उत्तर से दक्षिण तो है 869 किलोमीटर, तो पूर्व से पश्चिम वाली ये लंबाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ। ए आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मैंने आपको बताया कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका, इसे तो अपने क्या बोलते हैं, नई दुनिया बोलते हैं, नई दुनिया बोलते हैं, नई दुनिया बोलते हैं। यूरोप है, इसको बोलते हैं द्वीपीय या प्रायद्वीपीय। ये कमेंट में बताओ, प्रायद्वीपीय ये है प्रश्न, कमेंट करो। आपके सामने दोनों है, द्वीपीय है या प्रायद्वीपीय। देखो एक होता है जो चारों ओर जल से घिरा हो, वो तो है ऑस्ट्रेलिया, और एक है जो 3 ओर जल से घिरा हो, वो है यूरोप। अब आपको मैं बता देता हूं, यूरोप जो है वो 3 ओर जल से घिरा है, 3 ओर जल से घिरा है। तो आपको दोनों में से उत्तर छांट कर बताना है, कोई भी आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया जो है, एशिया को बोलते हैं अरे विषमताओं वाला महाद्वीप, विषमताओं वाला महाद्वीप। तो विषमताओं वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया हो गया। फिर एक प्रश्न आ सकता है कि विषमताओं वाला महाद्वीप हो गया, या अपने इसको प्रश्न कह सकते हैं सभी धर्मों की आद्य भूमि, सभी धर्मों की आद्य भूमि, या मैं ये कह दूं कि ये जो है महाद्वीपों का महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीपों का आद्य भूमि और महाद्वीपों का महाद्वीप है। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि एशिया महाद्वीप जो है, एशिया शब्द जो है हिब्रू भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है, और हिब्रू भाषा का शब्द है आसू। क्या है, आसू, और आसू से ही बना है एशिया। तो हिब्रू भाषा का शब्द तो आसू है, आसू से एशिया बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया ऋषि, गुड। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य पूछे हैं, तो हमारे पास में सीधा सा इस प्रकार से नक्शा बनाना है अपने को, और अपने आप अपने इस प्रकार से पढ़ लेंगे कि राजस्थान में कौन से पड़ोसी राज्य हैं। यहां पर आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो एक देश है, पाकिस्तान क्या है, देश है। और यहां पर अपने बात करें, यहां आता है पंजाब, पंजाब, और यहां आता है हरियाणा, पंजाब, और यहां पर क्या आता है भाई, हरियाणा। तो ये तो एक राज्य, एक ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया। तीसरा यहां पर आता है उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया 3 नंबर। और यहां पर अपने पास में सर्वाधिक सीमा जिसकी लगती है वो आ गया मध्य प्रदेश, ये हो गया 4 नंबर। और यहां पर अपने पास में आ गया गुजरात, ये हो गया 5 नंबर। तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। सबसे कम सीमा किसकी है, पंजाब की, सबसे कम। और सर्वाधिक सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश की, सर्वाधिक सीमा। तो पंजाब की कितनी लगती है सर, पंजाब की तो यहां पर 89 लगती है। तो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है, पंजाब की 89 किलोमीटर है। तो आपके सामने उत्तर क्या आ गया, यहां पर 5 उत्तर आ गया है, 5। अब आप मुझे बताएं भारत के साथ कितने पड़ोसी देश है। भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा बतानी है, कितने लगते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, 89 किलोमीटर, सबका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही जोश और जुनून बनाए रखें। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है, आपको इसका उत्तर बताना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नाचता हुआ मोर, तो नाचता हुआ मोर जो है वह मिला है बूंदी चित्रकला में, बूंदी चित्रकला से। नाचता हुआ मोर कौन सी चित्रकला में है, बूंदी चित्रकला। देखो प्रश्न क्या आता है,
प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग होगी। देखो यहां पर पूछा गया नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है, तो वो तो आ गया ये बूंदी चित्रकला। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो है वो किस सभ्यता से मिली है, कमेंट करके बताओ। अब महिषासुर मर्दिनी, जैसे जीर्ण माता का रूप भी महिषासुर मर्दिनी के रूप के अंदर है, ठीक है। अपने बहुत सारी देवियां हैं जिनको महिषासुर मर्दिनी के रूप में ही अपने देखते हैं, जैसे ये सचिया माता है, ठीक है, उनका रूप भी महिषासुर मर्दिनी के रूप में ही है। बताओ भारत के साथ 7 देश, कोई कह रहा है 8 देश, पूरा सही बताओ। विराट, जयपुर, सबका उत्तर बिल्कुल आ रहा है। हाँ, जगदीप सिंह उसको इसलिए किया है क्योंकि सबकी सोच अलग है। मेरा मतलब यह था कि आपको क्राइम रोकना है, मुझे नहीं पता था कि वो किसके समर्थक हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया स्टूडेंट के कहने पर। ठीक है जगदीप सिंह, हाँ बिल्कुल आपका उत्तर है बेराट। बेराट जो है यह है कहां पर है, जयपुर में। बेराट, बेराट सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। बेराट सभ्यता जो है यहां पर एक डूंगरी थी जिसका नाम था बिजक डूंगरी, और बिजक डूंगरी जो है यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है बिजक डूंगरी से जिसका नाम था भाबरू शिलालेख। कौन सा प्राप्त हुआ है, भाबरू शिलालेख। और भाबरू शिलालेख जो है इसको किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। तो खोजने वाला व्यक्ति कौन है, कैप्टन बर्ट है। बिल्कुल आपका उत्तर सही आ गया बेराट के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहां सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, किस धातु का प्रयोग, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बताओ। प्रश्न आता है ना कई बार, कांसा किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस टिन, पीतल आता है तांबा प्लस जिंक, पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक। तो अपने को यहां उत्तर बताना है, आपको पता चल गया हो तो आप उत्तर क्या बता सकते हैं। आपके सामने अच्छा प्रश्न है ये, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। हर कोई ये जब इस प्रश्न को पढ़ता था पहले तो वह क्या कर देता, लोहा कर देता कि लोहे युगीन सभ्यता का अवशेष मिला है। चाहे अपने जोधपुरा सभ्यता जयपुर के बारे में बात करें भी, लोहे युगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता आपसे तो अपने कौन सी करते थे, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहां पर है भाई, जयपुर में। तो यहां जब ये प्रश्न आता था तो कई बार कंफ्यूज हो जाता था इंसान कि भाई जयपुर के अंदर है जोधपुर में है। तो यहां पर आपका जो उत्तर है वो तांबा होगा, तांबा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहले लोग ये कहते थे कि वैदिक सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन है, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जो जॉन मार्शल है उनके द्वारा 1921 में एक समाचार पत्र निकाला गया। कौन सा निकाला गया था, लंदन वीकली। उस लंदन वीकली समाचार पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि वैदिक सभ्यता से भी एक प्राचीन सभ्यता है और वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो उसके अंदर अपने बात करें कांस्य युगीन सभ्यता उसको कहा गया। लेकिन सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा थी, इसको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। बिल्कुल तांबा, टिन, कांसा, तांबा, जिस्ता, पीतल, बहुत बढ़िया, गुड। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड ये कई बार आपको गजानन सर ने भी बताया है। सर वीरेंद्र बेरवाल, जोश किस पर होता है, सेना पर निर्भर करता है। सेना ने क्या करे जब सेना कमजोर दिखे, सेना खुद पर विश्वास नहीं करती, मैं ही तो विश्वास करूं थार पर कि थे एक दिन सब नौकरी लागूगा। और मैं हमेशा ये कहते आता हूं और कई लग जाते हैं, फिर आपको उसमें टेलीग्राम पर आप देखते हैं, आशु जी के टेलीग्राम पर आप देखा करो। लेकिन फिर आप क्यों नहीं करते, आपके अंदर वो जोश क्यों नहीं आता, मेरे समझ में क्यों नहीं आ बात। मैं जब कोशिश करने ला रही हूँ थे पढ़ो, मैं पढ़ाने ला रही हूँ, रोज क्लास होगी 9 बजे, फिक्स क्लास होगी 9 बजे, आपको एक धारावाहिक के रूप में आना है। हाँ हो सकता है जैसे अभी हम चित्तौड़गढ़ आ रहा हूं, मैं आपको यह भी बता देता हूं 1 तारीख को चित्तौड़गढ़
स्टूडियो के लिए आ रहे हैं। खलबली मत जानी चाहिए। मेवाड़ सत्य एवं भक्ति की नगरी के अंदर मेवाड़ से जब लाइव क्लासेस चलेगी आपके सामने, और वहां पर भी वह शख्स मिलेगा आपको जिसको भी किसी ने ठुकरा दिया और हमने उनको अपनाया है। देखते हैं आप वहां पर मिलते हैं या नहीं। तो आपका उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? पहला उत्तर हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता आपसे कई बार पूछा गया है। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। खोज करता कौन है? अमलानंद घोष है। ये तो क्या है? खोज करता है। अब प्रश्न यह बनता है कि उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य, तो मैंने आपको बताया एक बार एक बींद हो और एक बीननी ही, बींद बीननी। देखो ऐसा अगर पूछा जाए एक बीननी और दो बींद तो नथमल जोशी, एक बीननी दो बींद तो नथमल जोशी। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक बींद आपकी बीननी कन गयो और बीननी बोली जी मेरे खातर हरी हरी चूड़ियां लिया जो, अब वो क्या करो भाई, रात ने बोला हम चले गयो और जार बठू वो काला रंग की चूड़ियां लिए हो, काला रंग की चूड़ियां ले रहे हो, तो भाई बोले यार लुगाई ने दियो ला पैर ले भाई बोमली, और बोमली भी क्या मेल दी थप्पड़, थप्पड़ मेर दी तो भी को गाल हो गयो लाल। तो बीबी जो है गुस्से में हो गई लाल और बीके के मार दिया थप्पड़, बीके थापर। तो ब्रज वासी लाल और बाल किशन थापर जो अपने नाम पढ़ते हैं, तो यहां पर बीके थापर आ जाएगा और उत्खनन में नाम आ जाएगा। अब कहीं भाई थप्पड़ मार दियो बीबी, किंग मार दियो आपके बींद गए, तो उसको कहा कि ये पकड़ के वो जो और चला जाए यहां से, घर से निकल जा, रोटी कौन दूं तन, और वो ऊंट पड़े अभी ने भी ले जा। तो ऊंट की अस्थियां, ऊंट को लेकर गया बींद, वो गया खेत के अंदर, और खेत में सोचे मैंने मेरी लुगाई कुटी, लुगाई मारी, तो भी सदमा में के आ गयो भाई, चक्कर आ गयो, चक्कर आ गयो तो वो नीचा ने पड़ो तो एक भाटो भी का सिर में ला गयो। तो खोपड़ी के अंदर शल्य चिकित्सा के प्रमाण, खोपड़ी के अंदर शल्य चिकित्सा के प्रमाण। अब खोपड़ी में लग गई, चोट लग गई, तो अपने को क्या जरूरत पड़ गई? पैसों की। मेसोपोटामिया की मुहर, किसकी जरूरत पड़ गई? मेसोपोटामिया की मुहर। और मेसोपोटामिया जो है वह जो है अपने मुहर का जो आदान प्रदान होता था वह भी यहां पर मिल रहा है। और फिर भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो भूकंप के साक्ष्य भी यहीं पर मिल रहे हैं, ऊंट की अस्थियां भी यहीं पर मिल रही है। तो यहां से अपने को याद हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां नहीं लेके जानी, सुंदर सुंदर मनके लेके जाने हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें ले जानी है। नहीं तो गेहूं जू दे देसी, और गेहूं जू यानी दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहां पर मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं यहां पर मिली है। तो आपका उत्तर कालीबंगा हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। प्रश्न है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? कालीबंगा को तो नहीं जाना जाने लगा। रेड, रेड जो है ये ढील नदी के किनारे है, ढील नदी किनारे रेड सभ्यता। और कहां पर है? टोंक में। यहां पर सिक्कों का ढेर मिला है, सिक्कों का ढेर, और इसे कहा गया है भारत का टाटा नगर, भारत का टाटा नगर। जैसा अभी आपसे पूछा जाए, जैसे एसआई के इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि आप अपने जिले को, जैसे अपने कह देना जिले को व्याख्यात्मक बताएं। व्याख्यात्मक का मतलब कि आप अपने जिले की 5 अच्छी चीजें बताएं। तो आप जितने भी लाइव है, आईदान सिंह भाटी, नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? आईदान सिंह भाटी देख लीजिए, ये भी राजस्थान पुलिस में मेरे साथ है, राजसमंद जिले से हैं। आपको कभी समस्या है ना तो आईदान जी से मिल लेना, बहुत सहयोग करेंगे आपका। और एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे आप अभी, जैसे आईदान जी हैं राजसमंद जिले से, तो मैं उनको कहूंगा कि आप अपने जिले की मुझे 5 विशेषता बताएं। तो वो अपने जिले की विशेषता बताएंगे कि राजसमंद जिला जो है यहां से बनास नदी का उद्गम होता है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियां हैं, बनास नदी का उद्गम होता है। एक तो उन्होंने ये व्यवस्था बताई। फिर वो ये कहेंगे कि यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी का वह मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। फिर वो कहेंगे कि जो राणा प्रताप थे उनका जन्म भी सर हमारे जिले में हुआ है, तो एक उन्होंने विशेषता बताई। फिर वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पर मोलेला गांव है, और मोलेला गांव की मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध है। तो वो अपने जिले की क्या है विशेषताएं बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। फिर वो किसी एथलीट का नाम बता सकते हैं
जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, और आप सब उसका कमेंट करके मुझे जवाब बताएंगे। तो ऐसे 5 जो अपने देश क्षेत्र की वो खास विशेषताएं। फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप आर्थिक क्षेत्र में बताएं, आप सांस्कृतिक क्षेत्र में बताएं, तो आप सबसे ये जवाब है मेरा कि आज क्लास खत्म होने के बाद सभी अपने जिले की मुझे 5 विशेषता बताएंगे। जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता होगी कल उसके साथ बात करेंगे यहां पर लाइव क्लास के अंदर। तो आहड़ सभ्यता जो है इसे ही धूलकोट कहा गया है। क्या कहा गया है? धूलकोट। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है, उदयपुर में है। ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, आपको याद हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखो आपको पता होना चाहिए वायसराय भावना जाट। अरे वाह, बिल्कुल बहुत जल्दी बता दिया संदीप। भावना जाट, जेपी स्टूडियो, बहुत बढ़िया, गुड भाई। ऐसे दिल कांस्टेबल प्रेम नोपाल, गुड। ये से दिल खुश हो जाता है। आप जो बनना चाहते हैं उसके साथ अपने नाम के साथ वो टैग लगा दे, हटने मत दे, ठीक है? बिल्कुल गुड। बताइए भारत का प्रथम वायसराय विलियम बेंटिंग था, माउंट बेंटन था, लॉर्ड कैनिंग या टीकाराम पालीवाल? तो यहां देखो एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वह कौन थे? गुरुजी वो तो थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है, तो यह तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री थे। अब बच गए 3। अब इन्होंने पूछा वायसराय। देखो आपको पहले पता हो भारत में पद होता था गवर्नर जनरल का। किसका था भाई? गवर्नर जनरल का। मैंने एक बात बताई थी जब बात हुई थी 1857 की क्रांति की। देखो क्रांति, मैं आप सभी में एक यह क्रांति लाने की सोचता हूं। मैं कहता हूं ये आवाज जो है हर घर तक गूंजनी चाहिए। मेरी कोशिश यही रही है कि कमजोर और आगे बढ़ने वाला विद्यार्थी आगे बढ़े, उसके लिए जितना मेरे पास ज्ञान है वह आप तक मैं प्रेषित कर पाऊं। तो यहां पर यह लिखा है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना। आप लोगों में वह परिवर्तन आना चाहिए, वह जोश आना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर कैनिंग होगा सर। और इसका उत्तर कैनिंग क्यों होगा? इसके पीछे रीजन है कि जब 1857 की क्रांति के बाद देवी और सजनों इलाहाबाद दरबार लगा था। मुझे आज भी याद है जब रानी एलिजाबेथ आई थी 1 नवंबर गुरुजी 1858 के अंदर। हाँ, उसी समय भारत में मुख्य सचिव का पद भी शुरू हुआ था। अब प्रश्न क्या आता है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी अगर पूछा जाए तो भी उत्तर क्या होगा? कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल को इस क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया था। और प्रश्न पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी उत्तर क्या आएगा? तो भी कैनिंग आएगा, क्योंकि डल कर गया था। डलहौजी तो पहले था, फिर कैनिंग आया था। ब्राउन बेस की जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था, याद है ना आपको? भूले नहीं हो ना? हाँ, जगह जगह चिंगारी फूटी, तोपों का मुंह मोड़ दिया। सन 57 की कहानी में तलवारों ने मुख रोड़ लिया, ऐसे अपने बात की थी ना। हाँ, प्रथम सैनिक स्कूल वहां पर है। मेरा नाम सुशील है, मैं लाइब्रेरी से पढ़ रहा हूं। सुशील अरे आप कमेंट बाद में बताना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। मुख्य सचिव कौन था? चार्ल्स वुड। प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव ये कौन था? चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड, ठीक है? बताओ। डलहौजी की हड़प नीति थी सतीश दादावत। गुड भाई। हाँ, मुझे अंग्रेजी दरबार में उपस्थित था ईदान जी। हाँ, वहां कोई तो बात चल रही। शाबाश, गुड। अरे वाह, फौज वापिस मेरी जाग रही है जीवड़ा। गुड गुड, शाबाश। चुनाव आयोग में प्रथम व्यक्ति सुकुमार सेन। वो प्रश्न तो मैं पूछू ही को नहीं। बताओ, यहां उत्तर आया है बख्शी। आपका उत्तर सही है। सर्वोच्च जो होता था वह क्या कहलाता? राजा कहलाता था। जो सबसे छोटी इकाई कहलाती थी वो ग्राम हुआ करती थी, ठीक है? सी आपका सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम, देखो 1919 के अंदर प्रांतों में
द्वैध शासन, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। आपसे बात की जाए कि जो अलग से पृथक प्रणाली लागू की गई थी दलितों के लिए, वो भी किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। संविधान के अंदर अपने ज्यादातर जो भाग है, जो बातें कही गई है, वो भी कहां से ली गई है? 1935 के अधिनियम में ली गई है। और आपका उत्तर भी सही आ रहा है, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को यह बात लागू हुई थी। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, 1935 का अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। बिल्कुल गुड, सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला है सर, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इसका हिस्सा कितना है? राजस्थान में हिस्सा कितना है अरावली पर्वतमाला का, ये बताना। टोटल लंबाई नहीं पूछ रहा मैं, राजस्थान में लंबाई कितनी है? पूर्वी मैदान आप सभी को मालूम है, थार का मरुस्थल भी मालूम है, हिमालय पर्वत वो तो गुरुजी आसान सा प्रश्न, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप लोग इसके अंदर भी आप समझ गए कि हिमालय पर्वत जो है वो हमारा भाग नहीं है। गुड, आप सभी का उत्तर सही है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, गुड। नेक्स्ट, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। देखो जैसे हमारे राजस्थान में प्रश्न क्या आता है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गुरुजी झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम, जैसलमेर। और न्यूनतम सर्वाधिक शुष्क स्थान, सर्वाधिक शुष्क स्थान तो वो कौन सा है? फलोदी, जोधपुर। तो अपने को ये चीजें मालूम हो गई, तो यहां पर उत्तर आ रहा है अक्षांश रेखा रहो, समवर्षा रेखा है। मतलब गलत, हमारे उत्तर में गलत कर रहा है भाई, पकड़ो ये तो बताओ हो भाई। समवर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। कर्क रेखा, कैंसर ऑफ ट्रिक भी जो है एक काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा भी। और ये राजस्थान में एक तो गुजरती है बांसवाड़ा से और एक गुजरती है डूंगरपुर से। बांसवाड़ा का गांव आता है कुशलगढ़ और यहां पर चीखली गांव, कुशलगढ़ तहसील और चीखली गांव से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है। देखो यहां दो प्रश्न है। प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर के अंदर जगह आप सुविधा बना रखी है पानी की, बा उत्तर बताना था। हाँ, सरल सरल क्वेश्चन है, आपको यही पहला क्लास है, छठी क्लास, और छठी क्लास के अंदर सरल क्वेश्चन ही आते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में आएंगे, ठीक है। हाँ भाई, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए ना, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपके उत्तर देख रहा हूं, टांका आई। अब देखो यहां पर उत्तर आया टांका, सबका उत्तर आ गया टांका। देखो टांका क्या होता है, जैसे यहां ये ऊंचा भाग है, यहां से पानी आ रहा है ऐसे, तो नीचे जैसे अपने होद बोल देते इस प्रकार से पानी आ जाता है इसके अंदर, और इन्हों को साफ करके निकाल लो, इस प्रकार वो टांका बनेड़ा हुआ है। जैसे टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग, टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग अगर पूछा जाए तो एक ही है हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध, जो है वो है जयगढ़ दुर्ग, जहां पर जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और उसका जब पहली बार गोला चलाया गया जयबान तोप का, तो वो चाकसू में जाकर गिरा और वहां पर गोले राव तालाब जाकर बन गया। ये अपने दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए, अब देखो वहां पर घर में
जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? अब पढ़ते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वह विधि अपनाई जाती है, खड़ीन संरक्षण टांका। तो टांका होगा नहीं, ये बात कर दी हमने, संरक्षण होगा नहीं, ये भी बात पढ़ सकें। अब जोहड़ और खड़ीन दो ऑप्शन है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर खड़ीन यानी पलाया झीले, पलाया झीले जो है यह है, और ये कार्य कौन करते हैं? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। बिल्कुल आपका उत्तर सही आ गया। सर आप दौसा वालों से नफरत करते हैं क्या? अरे नहीं रे भाई, दौसा के सभी जो अपने मीणा साथी है वो तो सारे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। हाँ, मेरे को वो एक आज मैंने स्टेटस भी लगा रखा था मीणावाटी सॉन्ग का, मीणावाटी गाने बना के भेजते हैं। नफरत क्यों करूं थारू जीवड़ा? मैं नाम तो मन दिखे को नहीं, मैं कमेंट के अंदर बता, मैं क्या बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ, कैसे बताऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वहां दौसा के तो बहुत साथी जुड़े हुए हैं, अभी 3-4 के तो सिलेक्शन ही हुए थे। निम्न में से खारे पानी की झील है, खारे पानी की पूछिए। पुष्कर है, पिछोला है, पचपदरा है, गढ़सीसर है। अब खारे पानी की तो थाने पता ही है, पचपदरा जो है यहां पर मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन, मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन, और हारवाल जाति द्वारा। तो यहां नमक का मात्रा आई 98% सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है इसका बताओ? तो ये उत्तर हो गया पचपदरा। कहां पर है? बाड़मेर में। सोडियम सल्फेट संयंत्र कहां पर है? एग्जाम में पूछा जाए तो भी लाग रहे हो अठैये, 1900 लाग रहे है। सोडियम सल्फेट संयंत्र, ठीक है। सांभरा माता का मंदिर वो भी पचपदरा में ही है, सांभरा माता। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। गढ़सीसर कहां पर है? जैसलमेर में। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। देखो पुष्कर जो है इसको कोंकण तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोंकण तीर्थ, या इसको बोलते हैं 5वां तीर्थ। पुष्कर के अंदर सफाई की जो योजना है वो कन्नाडा से चलती है। पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर कितने घाट है? 52 घाट बनेड़ा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। ये उत्तर आपको बताना है। हाँ, NaCl। केलू मेघवाल बहुत बढ़िया, रेखा बेरवा गुड, दिनेश बिश्नोई 52 घाट, जोधपुर से गुड, खुशी GDP बहुत बढ़िया, सनी शेखावाटी बहुत बढ़िया, सुधीर विदासु जी के ट्रिक बहुत अच्छा, सपना राठौड़। 14 वालों का एग्जाम कब तक होगा सर? प्रश्न यही है, मुख्य प्रश्न ही वही है। आऊं कोई मतलब कौन है। मैंने क्या कहा था भी, लगभग जो समय होता है वो 20 से 25 दिन का समय होता है, तब अपने को एक स्कूल या कॉलेज अलाइनमेंट करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद में मैं एक दिन वापस लाइव आया और मैंने एक वीडियो बनाया। तब मैंने कहा कि आपको जब तक ऑफिशियल साइट से डीजीपी महोदय के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं मिले तब तक आपको कुछ नहीं मानना है। फिर भी कोई भी थंबनेल लगाकर कैसा भी आकर आपको बता दिया जाए कि पेपर रद्द हो गए, सारे पेपर रद्द हो गए, नहीं। जो है एसओजी जो थी उसने जो है जांच में जो पाया वह भी सूचना उन्होंने पुलिस विभाग को दे दी। अब पुलिस विभाग की जो अंदर की सूचना है वह अभी तक बाहर नहीं आई है। अगर आती तो मैं थाने पहला ही बता देता। अभी तक वहां मंशा जारी हो रही है। क्या जारी हो रही है? मंशा जारी ये हो रही है कि क्या सभी पेपर को रद्द किया जाए, या कैसे भी करके इसी एक पेपर को रद्द करके इसी का वापस पेपर करवा दिया जाए, और ये मामला जैसे और भी कई भर्तियों में रफा दफा कर दिया गया था उसी तरह कर दिया जाए। तो अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। तब तक हमें क्या करना चाहिए? तब तक हमें सिर्फ हमारी पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल। मेहता डरगी, उदयपुर, उदयपुर, सबका उत्तर आ रहा है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। एक आता है डूंगरपुर में, सोम
कमला, अंबा सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? डूंगरपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? अपने राजस्थान में मरुस्थल के क्षेत्र में बताओ कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है? हाँ ठीक है, पलक अग्रवाल करवा देंगे। गेहूं जो है वह है रबी की फसल है, रबी की फसल। और रबी की फसल क्या कहलाती है? उनालू कहलाती है। और खरीफ की फसल जो है, खरीफ, वो क्या कहलाती है? शालू कहलाती है। तो मुझे ये बताइए आप कि जायद फसलों में क्या आता है? जायद फसलों में क्या आता है? खरबूजा आवे, तरबूज आवे, टमाटर आवे, क्या मन ध्यान को नहीं भाई, था नहीं बताना है कि जायद फसलों में क्या क्या आता है। इसका उत्तर सभी का है बाजरा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बाजरा जो है समन्वित अनुसंधान केंद्र जो जारी किया गया वो कहां पर है? बांसवाड़ा में है या बाड़मेर में है? ये भी कमेंट करके बताना है। मुख्य मुख्य प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं, चलिए आगे। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। देखो कुओं व ट्यूबवेल से क्या है? सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई यहीं से होती है। और यहां पर कम की बात की है तो तालाबों से हो जाएगी। तो सबसे कम किन से होती है? तालाबों से। नहरों से कहां होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। नहरों से गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। बताइए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। अब क्या सर आप माधोपुर वालों से नाराज है? अरे मैं किसू ही नाराज को नहीं रे भैया। हाँ जल्दी से बताओ, शाबाश। तरबूज, टमाटर, खरबूजा, काकड़ी, खीरो सब जायद की फसला है। और आपकी मैंने सब क्लासेस देखी है लाइव, आज पहली बार देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाड़मेर में उपेंद्र गुजर विद एडजिटी, बहुत बढ़िया। हमारे बाड़मेर में गुरजी मुकेश गढ़वीर, बिल्कुल। तो बाजरा से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए केंद्र कहां पर है तो बाड़मेर होगा। बा से बाजरा, बा से बाड़मेर, हाँ धौलपुर ब्यासिया। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि 1 तारीख को चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का पूरा वीडियो बनाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, ये भी मुझे बताना है आपको। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966। और मैं कई बार बता चुका हूं कि 1 अक्टूबर 1964 के अंदर जो है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहां पर है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि मुख्यालय सर जयपुर में है या अजमेर में है या जोधपुर में है या कोटा में है, कहां पर है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। देखो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र अगर प्रश्न आए, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। देखो अभी वाह भाई वाह, अपने साथी आगे भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वापस पहुंचे हैं, आप जोश जुनून बना के रखें, कार्य कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए 10-15 एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊं ताकि वापस मेरी सेना जागे। गुड, हाँ। तो यहां पर, और आज मैंने आईपीएल का एक वीडियो बनाया था, आईपीएल के बारे में मैंने बताया था कि आईपीएल जो है उसके बारे में अगला मैं बताऊं, पूरा थान बताऊं। पश्चिमी अगर शब्द आए ना तो आपको जैसलमेर नहीं जाना है। जैसलमेर में एक मुख्य चीज याद रखना, यहां पर एक भूमिगत पुस्तकालय है, भूमिगत पुस्तकालय। अगर पूछा जाए भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है तो जैसलमेर के अंदर है भूमिगत पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूमिगत पुस्तकालय। कोटा के अंदर आप याद रखना बधाना माता, बधाना माता जो है यह कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी है, कोटा के हाड़ा शासकों की। बीकानेर के जो राठौड़ थे उनके बारे में जानकारी किस खात में मिलती है? दयाल दासरी ख्यात में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। और यहां पर क्या है, एक अंता देवी है, ऊंटों की देवी। तो अंता देवी ऊंटों की देवी यहां पर है।
ऊन का घर बीकानेर है, ऊंटों के ऊपर सुनहरा चित्रांकन उस्ता कला बीकानेर की है, मुनवती कला भी कहते हैं, और मथेरण कला भी बीकानेर की है, सुनहरी पोटरी भी बीकानेर की है। ये आपको सब ध्यान रखना है। यहां उत्तर आ गया उदयपुर। आपसे कभी भी पश्चिमी लिखा है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उदयपुर। अब यहां पर उदयपुर में एक आता है भारत का IIM स्थित है, यानी भारतीय प्रबंध संस्थान भी यहीं पर है। भारतीय प्रबंध संस्थान उस स्थान पर है जहां पर चेतक की समाधि बनी हुई है, और चेतक की समाधि बनी है बलीचा गांव में। तो बलीचा गांव में भारतीय प्रबंध संस्थान भी स्थापित किया गया है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो आपको जयपुर करना है, वो गलत मत कर देना। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में, जोधपुर में। जल्दी से बताइएगा। माली जाखड़, तेजल का दीवाना, नवल योगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, योगेश रेवाड़, गुड, गीता जाखड़, पुलिस वाले मास्टर जी, डिगी पुरीसु, धन्यवाद धन्यवाद, जैन भाद्र सूरी, ओके हो। इसका उत्तर बताओ क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दीपक माली, गुड। भारतीय प्रबंध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुड। बलीचा उदयपुर में है। अब कोई कह रहा है सूरतगढ़ में, केलू में, वो सूरतगढ़ में कैसे लंबाई? ऑप्शन में कौन है? सूरतगढ़ है के ऊपर सर्वाधिक लंबाई नहीं। डी तन्या कड़वासरा, गुड। रेखा सैनी, नो। कोमल गहलोत, ही में आ गए। जोधपुर बिल्कुल, रिश्की। जैसलमेर बता रहे है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, और क्या कमेंट आ रहे हैं भाई? ना, गलत बता रहे हो भाई, सारा वही वो बता रहे हो। कितना साथी जुड़ गया अब? ओ भाई अपना तो 1500 के नजदीक आ गए। अरे वाह भाई वाह। क्या सुनानो साड़ो बताना। कई मुद्दतों से बंधी है तेरे मेरे बीच ये जंग की लड़ाई, देखता हूं मेरा हौसला बढ़ा है या फिर तेरी ये फौज, है ना? पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया। तो चलो उत्तर जोधपुर है। जोधपुर सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला भी यही है, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला। अरे जैसलमेर के अंदर मरुस्थल है और बटा सड़का कम है, जोधपुर के अंदर सड़का ज्यादा है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई जोधपुर के अंदर है। दीपक माली 1 तारीख को भीलवाड़ा होकर गुजरेंगे, गलत पढ़ लिया जैसलमेर। हाँ उत्तर वो है जोधपुर। देखो जोधपुर, तालो रछोरा जोधपुर, जोधपुर का कबूतरान्या कान्यो मान्यो कुर। आप पढ़िया नहीं तो अपने को याद करना है 1459 ईस्वी में राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर। ठीक है, जोधा की जय जय होती है जोधपुर में। अपने को ऐसे नहीं याद करना है, अपने को याद करना है कि जोधपुर में जय जय होती है, जय नारायण व्यास की, जोधा ने शहर बसाया जोधपुर। और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है। नागनेची माता का थान नीम वृक्ष के नीचे होता है, और नीम वृक्ष के नीचे होता है तो राठौड़ों का पवित्र वृक्ष जो है वो नीम है। नागनेची माता का प्रतीक चिन्ह जो है वो शयन पक्षी, बाज पक्षी है। नागनेची माता की काष्ठ की प्रतिमा दुहड़ लेकर आए थे और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया था। लेकिन यहां पर पूछा जाए राव जोधा, राव जोधा तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक था। किसका? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक। सामंत प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है, वो 625 ईस्वी का है। चावंदा वंश के राजा ब्रह्मलाद का है, माउंट आबू के अंदर है। और वहां पर हमें सर राजस्थान द्वितीय शब्द भी लिखा हुआ मिलता है, ये भी बताना है। तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक जोधा है। और एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, अरे जोधा भाग सके तो भाग जा, खारो ऋणमल मारियो जाए। जब जोधा भाग कर आया था हड़बू जी के पास और हड़बू जी ने उनको कटार भेंट की थी, तो इन्होंने उनको बेंटी गांव दिया था हड़बू जी को, राव जोधा ने। याद रखना
करणी माता को अपनी धर्म बहन बनाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव चूड़िया टूक पहाड़ी पर करणी माता से रखवाई थी। वो शख्स भी कौन सा है? जोधा है। और जोधा को जोधपुर शहर बसाया, इसे कहते हैं नीला शहर भी कहते हैं, नीला शहर भी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का शहर तो है अजमेर, लेकिन सांस्कृतिक विरासत का शहर कौन सा है? जोधपुर है। तो इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विरासत का शहर भी बोलते हैं, सांस्कृतिक विरासत का शहर भी बोलते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है, सूर्य नगरी के नाम से, सन सिटी के नाम से जाना जाता है अपना जोधाना। और एक प्रश्न आ गया, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताइएगा उसका उत्तर। हाँ, जोधा भागकर कहोनी बीकानेर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश जुड़ा, बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। जरा एक बार सभी वो क्या करनी, लाइक शेयर कर दो। उछल कूद के प्रणाम राघू, रीट की भूखी शेरनी, नाम तो सही रख लियो, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है बहन, ये नाम सही कर लेना। सर्वाधिक गांवों का शहर जोड़ने वाला जिला गंगानगर। हाँ, अपने तो सबको जोड़ते हैं, गंगानगर आपने जोड़ा है, बिल्कुल। उत्तर बताना ऊंटों के देवता के रूप में। तो देखो, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी कौन सी है? ऊंटों की देवी अंता देवी है, अंता देवी। और अंता देवी का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में है। अंता देवी का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में है। आपसे प्रश्न पूछूं मैं, ऊंटों की देवी कौन सी है? अंता देवी। अंता देवी का मंदिर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, ऊंटों के देवता पाबूजी हैं, इन्हें हाड़ फाड़ के देवता भी बोलते हैं, हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। इनको अपने लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। और जो पाबूजी है, पाबूजी जो है लक्ष्मण का अवतार है, प्लेग रक्षक देवता है, हाड़ फाड़ के देवता है, ऊंटों के देवता है। पैसे पाबूजी पैसे प्रिय, लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्या है? इनकी फड़ है, और वह किसकी बनी होती है? चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ जो है लोकप्रिय है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्ता तो अधकटे नारियल के समान राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। अरे सर, तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? ये तो तत्वाद्य यंत्र है जो तार से बजाए जाते हैं, तार से बजने वाले तो हैं तत्वाद्य यंत्र। ये किसकी तरह होता है? अधकटे नारियल के समान, अधकटे नारियल के समान होता है, अधकटे नारियल के समान होता है पाबूजी। और पाबूजी की बहन का नाम सोहनबाई था, ये भी नोट कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताइए। खाटू श्याम जी का मेला। देखो, खाटू श्याम जी का मेला भरता है सीकर में। कहां भरता है? सीकर में। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। बाबा रामदेव जी का मेला कब भरता है? बाबा रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक। और ये कहां भरता है बाबा रामदेव जी का? रूणे चारा धनिया अजमाल जीरा कमरा नेतलदा भरतार माता मेणा देरा क्या थे? बताओ पुत्र। रूणेचा के अंदर, जैसलमेर में। अरे हेलो, मारो तो सुन तो जाइजो जी। गणेश्वर मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को गणेश्वर मेला कहां भरता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। और मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है गणेश्वर धाम को। गणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान रखना है। सभी का अच्छा आया है। अंबावासियों का, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, वागड़ का कुंभ भी कहलाता है। क्या कहेंगे? वागड़ का कुंभ भी इन्हें ही तो कहेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? अरे मैंने बताया आपको, कजली तीज। क्या नाम आए? कजली तीज। देखो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहारों का आगमन होता है। देखो, बूंदी में नवल सागर से
कुंभा स्टेडियम तक तीज की सवारी निकाली जाती है, ये ध्यान रखना है। बूंदी के अंदर गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ के शासक थे, अरे वो जैत सागर झील में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। कजली तीज, नेनवा तीज भी बोलते हैं, नेनवा तीज भी बोलते हैं, क्योंकि नेनवा बूंदी का एक स्थान है। बूंदी बुंदा मीणा ने बसाई थी, बूंदी 84 रुपए किलो है, 84 खंभों की छतरी यहीं पर है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, तो ये आती है भादवे में, और भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। और इस दिन अपने बात करें, नीम वृक्ष की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है। देखो नीम के आपको प्रश्न याद कराता हूं। पहला प्रश्न, राजस्थान में वह लोक देवता जिनके मंदिर में नीम की पत्तियों से पूजा होती है, तो नीम की पत्तियों से पूजा किनके मंदिर में होती है? सर देवनारायण जी महाराज की जय, उदल जी महाराज, ईंटों के शाम, गुजरों के देवता देवनारायण जी महाराज, तो उनके मंदिर में नीम के पत्तियों से पूजा होती है, ईंटों की पूजा की जाती है, छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। अब प्रश्न आता है दूसरा कि नीम वृक्ष जो है किनका पवित्र वृक्ष माना जाता है? तो वो है राठौड़ों का। नीम वृक्ष के नीचे किस देवी का थान होता है? नागनेची माता का। और नीम वृक्ष जो है उसकी पूजा कब की जाती है? कजली तीज के अवसर पर। सर राजस्थान में सर्वाधिक गीत कब गाए जाते हैं? तो गौर ए गणगौर माता, ठीक है, तो वो गौर ए गणगौर माता जो है वो अपने गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? ये अभी हाल ही में एग्जाम में प्रश्न आया था। मैं राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा 5 जून वाले में, सब इंस्पेक्टर 5 जून से जो अपने ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उनके अंदर मैं आपको राजस्थान जी के कल्चर और हिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा, और हो सका तो मध्यकालीन भारत जो है वह भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, भारतीय इतिहास का, और वो मैं कह रहता हूं, और जो महाद्वीप है वो भी मैं ही पढ़ाता हूं। हाँ ना जीवड़ा अभी तक तो यार कोनी होया थे 1500 तो स्क्रीनशॉट कोनी आयो, वो तो गड़बड़ होगी है जीवड़ा। मतलब आप लोगों ने शेयर नहीं किया, अंत में आकर थोड़ा सो कमी राख दी 101 जना की। चलो देखा 3-4% और बच्चे हैं, पता नहीं लास्ट है कहीं बार मन को पता, आई डोंट था। दादू दयाल, दादू दयाल इनका जन्म कहां पर हुआ? सर जन्म हुआ 1544 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। कहां पर हुआ था भाई? अहमदाबाद में। दादू दयाल जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी जो मुलाकात है वो किसने करवाई थी? भगवंत दास ने। किसने करवाई? भगवंत दास ने मुलाकात करवाई थी। अब प्रश्न आता है अकबर ने क्या किया था? गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध। तो आप सोचिए कि दादू दयाल जी जो हैं उनकी वाणी में कितनी शक्ति थी। संतों ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों का जीवन चरित्र बदल दिया था। तो आप सोचिए एक व्यक्ति की स्पष्ट वाणी जो है उसमें कितनी ताकत हो सकती है। हम जानते हैं कि आज हमारे भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओजस्वी वाणी के बहुत एक अच्छे वक्ता हैं, तो हम कितना प्रभावित होते हैं। वही चीज मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन आपके अंदर वो हुनर आपको निकालना पड़ेगा। आपको डर लगता है, मैं खड़ी हूं थारे सागे थे आओ पढ़ो। जब ऑफलाइन बैच चलता था मैं सामने खड़े करके किसी को बोलता था तो वो बोलते नहीं थे, हिचकिचाते थे, घबराते थे, और देखो उन्हीं को उस चीज का नुकसान होता है। डरने के चीज को कोई बम थोड़ी जो उठ जाओगा, कोशिश करोगे तो आप बोलने लग जाओगे, पढ़ाने लग जाओगे। बिल्कुल अलग दरीबा जो है सत्संग स्थल कहलाता है। दादू द्वारे क्या है बताओ? 40 दिन रुके थे यहां पर। किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है? कतरिया सर बीकानेर, अरे सर जसनाती संप्रदाय याद कीजिए, जसनाती संप्रदाय।
जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं वह अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और अग्नि नृत्य करते समय सर वो फायरे फायरे नहीं बोलते। फायरे फायरे तो भीलों का रणघोष है, भीलों का रणघोष है। तो फिर क्या बोलते हैं जीवड़ा, जल्दी से बता दो भैया। जो सबसे पहले बताएगा वही सिकंदर है। फायरे फायरे नहीं बोलते। 36 नियम होते हैं जसनाती संप्रदाय में, और ये जो भूमि है 500 बीघा भूमि, 500 बीघा जो भूमि है वह सिकंदर लोदी ने दी थी। किसने दी थी? सिकंदर लोदी वही व्यक्ति है जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। जसनाती संप्रदाय के अंदर सिंभूदड़ा व कोड़ा ग्रंथ है। अरे फतेह फतेह बोलते हैं, अग्नि नृत्य करते समय क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। और फतेह फतेह अग्नि नृत्य में ही है। मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना का संबंध किससे है? एग्जाम में आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन फायरे फायरे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। तो यहां से ये चीज आपको मिटा देनी है। फायरे फायरे वो है और अग्नि नृत्य ये है। जाम्बो जी, इनके प्रमुख ग्रंथ अगर पूछे जाए तो सिंभूदड़ा व कोड़ा ग्रंथ, सिंभूदड़ा व कोड़ा ग्रंथ है। इन्होंने गोरखमालिया पहाड़ी पर घोर तपस्या की थी। आपको भी 6 महीने की तपस्या करनी है, फिर दोबारा राजस्थान पुलिस का एग्जाम आएगा। वनपाल वन रक्षक का एग्जाम नवंबर में है, तब 3 महीने जब बचेंगे तब अपने लास्ट में तैयारी करेंगे। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला। तो उस्ता कला के लिए तो प्रसिद्ध गुरुजी बीकानेर। ऊ से ऊंट किस पर की जाती है? ऊंट पर की जाती है। उस्ता कला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो अनूप सिंह का काल था। स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल था। अनूप सिंह बीकानेर के महाराजा थे, इनका काल स्वर्ण काल कहलाता है। थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ के अंदर थेवा कला है। ब्लू पोट्री कला जयपुर की है। और ब्लू पोट्री कला को जो स्वर्ण काल है, बुकिंग काल है, स्वर्ण काल जो था वो था राम सिंह द्वितीय का काल। राम सिंह द्वितीय लेकर कौन आए थे? मान सिंह। ब्लू पोट्री कला लेकर कौन आया? मान सिंह लेकर आया था। मान सिंह जो है प्रथम यह लेकर आए थे। कहां से? गुरुजी लाहौर से। लाहौर से ब्लू पोट्री कला लेकर आए थे। और एक कला लेकर आए थे मीनाकारी कला। तो ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल राम सिंह का काल है। ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था, यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मऊ गांव सिकर के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत था। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 के अंदर हुआ था, यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ टेराकोटा कला, टेराकोटा कला क्या होती है? यानी कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बना ली भी के अंदर। यहां पर कहते हैं कि एक तालाब है, उस तालाब की मिट्टी और गोबर की गधे की जो लीद होती है उस लीद को मिलाकर कुछ ऐसे मूर्तियां बनाई जाती है। फिर उन मूर्तियों को क्या किया जाता है? पकाया जाता है। उन मूर्तियों को पकाया जाता है। और मोलेला गांव की मृण मूर्तियां जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपको मोलेला गांव की मृण मूर्तियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मृण मूर्तियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यहाँ का एक कलाकार है मोहनलाल कुम्हार, वह भी बहुत ही हस्त प्रसिद्ध कलाकार है जिसने इस कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ठीक है, ये भी बताना है। हाँ, पकाना टेराकोटा बिल्कुल। जैसे कागजी पोट्री अलवर्गी है, काली पोट्री कोटागी है, ब्लू पोट्री जयपुर की है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। 4 पोट्री बता दी ना आपको, नोट कर लेना। ठीक है। हाँ, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? आपके लिए 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, कितना साथी हो गया? देखो तो जल्दी से अगर कर दियो तो 1500 को स्क्रीनशॉट हो जाए ताकि मैं कॉन्फिडेंस हो जाए। देखो 420, सिर्फ 80 जने रहे प्रश्न, तो ये हो गया। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आप कर सकते हो, शेयर करो। तो देखो आईपीएल का 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। 10 टीमें थी जिनमें 2 नई टीमें आई। विजेता गुजरात है, उप विजेता राजस्थान है। गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है। इसके जो आईपीएल के जो चेयरमैन है, चेयरमैन वो ब्रजेश पटेल है।
ब्रजेश पटेल है। आईपीएल का पहला मैच किन दो के मध्य खेला गया था, यह आपको बताना है। 26 मार्च से लेकर 29 मई तक आईपीएल चला है। इसमें जो ऑरेंज कैप है वो जोस बटलर के साथ रही, 863 रन बनाए थे और यजुवेंद्र चहल ने 27 विकेट लिए। जोस बटलर हमारे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे रह गए, क्योंकि विराट कोहली उन्होंने 973 रन बनाए थे। और आपको मैं बता देता हूं, आपको इसका उत्तर बताना है कि उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी से गुजारिश है, अपने जिले की 5 विशेषताएं बताएं, खास करके झुंझुनू वाले, झुंझुनू और श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर, ये 2 जिले खास करके बताना, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। गुजरात अपनी टीम बनाई, हाँ लखनऊ और ये दोनों टीमें साथ में आई थी, बिल्कुल नई टीमें थी। चलो थारो बात कर लूं मैं। 437, 17 ही बढ़िया। 5 बार मुंबई इंडियंस जीती है, 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, ठीक है। जो सुपर स्ट्राइकर मैच थे वो दिनेश कार्तिक थे। इमेजिंग ऑफ द प्लेयर जो थे वो उमरान मलिक थे। बाकी जो भी इनाम पूछे वो सब जोस बटलर को मिले। सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था। ये सारी बातें मैंने आपको एक वीडियो बनाया, उसको देख लेना। संतोष जी प्रणाम आपको। हाँ तो ये देखो, आपको पता है 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था पहली बार, तब कप्तानी कौन कर रहे थे? शेन वॉर्न, और अभी उन्हीं का निधन हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। और बताओ क्या हाल चाल है तोड़े, कमेंट करके बता देना भाई, सब जा रहे हैं मुझे पता है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वर्तकम, आदा वर्जे। ठीक है दोस्तों, सभी को शेयर कर देना भाई।